अस्सलाम वालेकुम मैं डॉक्टर इमरान। जैसा कि जो हमने पिछले टॉपिक्स बनाए थे उस पे हमने कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग फीडिंग मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, अदर टॉपिक्स। मेस्टाइटिस के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आने वाले वीडियोस में हम मेस्टाइटिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मेस्टाइटिस को प्रिवेंट कैसे करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा क्वेश्चन सेशन का है, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर मान लीजिए आईडीडीएस स्कीम है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आईडीडीएस स्कीम ओपन है, बट कुछ पिछले केसेस जो है, मतलब जो पिछले फॉर्म्स जो आए हैं पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन आपको अप्लाई करके रखना है क्योंकि अप्रूव के लिए तो सारे फॉर्म एक साथ ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो गाइडलाइंस में डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं। जैसे लैंड का इंतखाब है, अगर लैंड अपने नाम पे नहीं है तो आपको एक लीज बनानी है, लीज के हिसाब से आपको वो लैंड दिखाना है। जो आपने शेड बनाया है, यानी अगर आप शेड बनाना भी चाहते हैं तो आपको एक डायमेंशन पता होना चाहिए, मुझे 10x20 का बनाना है, 10x40 का बनाना है, 20x40 का बनाना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे जाके आप वो रिकमेंड उस फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्म में सारा कुछ दिया हुआ है। और तीसरा एक टॉपिक है कि आप काउज कहां से परचेज करें। मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, काउज खरीदने के दो तरीके हैं। एक, आप डायरेक्टली यहां से सप्लायर से खरीदेंगे जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ। दूसरा, आप पंजाब में जाके खरीद सकते हैं। उसके लिए पहले गाइडलाइंस यही थी कि आप एक एफिडेविट सबमिट करेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि मैं गाय पंजाब से ला रहा हूं। अगर आप गाय पंजाब से ला रहे हैं तो आप वो एफिडेविट उनको सबमिट करेंगे जब आप फॉर्म को दे देंगे। साथ में आप कुछ इक्विपमेंट्स का भी डाल सकते हैं, जैसे जनरेटर हो गया, मिल्किंग मशीन हो गई, शेफ कटर हो गया, बल्क मिल्क कूलर हो गया जिसमें आप दूध ठंडा करेंगे। तो ये सब चीजें भी आप फॉर्म में पहले ही, जिस दिन आप गाय का फॉर्म मतलब आईडीडीएस स्कीम का फॉर्म जो भरेंगे, फिल करेंगे, उस टाइम आपको ये चीजें डालने हैं। और एक और क्वेश्चन जो आया था वो था कि ब्रीडिंग के बाद, यानी जब हमने गाय का इंसेमिनेशन किया, अब हमने इंसेमिनेशन कर लिया, तो उस टाइम क्या एहतियात रखना है, क्या प्रिकॉशन करना है। प्रिकॉशन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई जब गाय का इंजेक्शन किया तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपका ब्रीडिंग साइकिल सही है, ब्रीडिंग साइकिल मतलब आपने काविंग हो गई, गाय का 2 महीने के अंदर हीट में आ गई, उसके बाद आपने गाय को इंसेमिनेट किया 18 दिन तक, यानी 18 दिन जो 18 दिन आएंगे, 18वें से 24 दिन तक उसका ये साइकिल, सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, यानी वो हीट में आ सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो अब वो हीट में नहीं आएगी। लेकिन इन 18 दिनों में आपको कोई प्रिकॉशन नहीं रखना है, अनटिल अनलेस आपकी गौ में कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो, तब तक नहीं। न्यूट्रिशनल कमी हो तब तक कुछ नहीं करना। अगर न्यूट्रिशनल कमी हो तब आपको कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे या कुछ और देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में फार्मर्स क्या करते हैं, मान लीजिए आज इंसेमिनेशन कर लिया, उन्होंने गाय का फीडिंग ही बंद कर दी, यानी अगर वो फीड देते थे या मस्टर्ड केक देते थे उसको बंद कर दिया। वो समझते हैं कि भाई अगर ये दे देंगे तो गाय वापस हीट में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तब तक वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मान लीजिए कभी वो रियल केस में किसी गाय को हमें वो फीडिंग बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है, ब्लड यूरिया लेवल जो है वो हाई हो जाता है, नाइट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। वो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम हर एक गाय के लिए वैसा नहीं कर सकते हैं। यानी ब्रीडिंग, यानी इंजेक्शन, जब आपने इंसेमिनेट कर लिया गाय को, इंजेक्शन लगा दिया, तब आपको ऐसा नहीं है कि आप गाय का ये क्या कह सकते हैं कि मतलब उसका फीडिंग बंद करना है। फीडिंग कुछ नहीं बंद करना है, फीडिंग आप वैसे ही स्टार्ट रखेंगे। अगर आपने फीडिंग बंद कर दी तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो गया तो आपको लगता है कि इंजेक्शन मैंने किया था उस वजह से हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। गाय जिस दिन हीट में होती है वो 2-3 दिन रेस्टलेस हो जाती है, बेचैनी होती है, गाय कुछ खाती नहीं है, उससे हल्का सा मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है, लेकिन वो दूसरे दिन वापस अपगेन हो जाता है। लेकिन आपने जब डाइट ही बंद कर दिया तब गाय अपना मिल्क प्रोडक्शन नहीं दिखाएगी। तो पहला यह है कि इंजेक्शन करने के बाद आपको डाइट बंद नहीं करनी है।
डाइट आपको कोई बंद नहीं करनी है अनटिल अनलेस आपको कोई डॉक्टर जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हो वो रिकमेंड करे कि इस गाय में ये प्रॉब्लम है, इसको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ज्यादा है, तब आप उसकी डाइट को कंट्रोल करना है, तब आप उसकी डाइट में कंट्रोल करना है, उसमें कुछ फीडिंग में चेंज करनी होंगे, कुछ और चीजें करनी होंगी, तब जाके आपको, आप हर एक गाय पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेस्टाइटिस के ऊपर, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि मेस्टाइटिस को कैसे कंट्रोल करते हैं। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको हम मतलब मिल्किंग स्टेप्स, अगर आप वो भी फॉलो करते हैं तो उससे भी आपके मेस्टाइटिस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो कुछ ये सब चीजें जो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे थे कि ब्रीडिंग के बाद क्या करना है या बाकी जो आईडीडीएस स्कीम के रिलेटेड हमें क्या करना है, तो इन चीजों को आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अभी आप शेड बना लीजिए, अगर आप शेड बना रहे हैं तो शेड बना लीजिए, शेड बनाने के बाद आप आगे मतलब डिजाइन जो भी होगा आपको, मेरे हिसाब से आप ओपन स्पेस रखिए। ओपन स्पेस मीन टाई अप गाय को मत कीजिएगा, जितना आप टाई अप करके रखेंगे, गाय को बांध के रखेंगे, उतना आपके लिए लेबर इंटेंसिव हो जाता है, आपको लेबर के डिपेंडेंट रहना होता है। गाय ओपन होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पैडॉक एरिया उसका बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, और आप आराम से गाय को बाहर ले जा सकते हैं। गाय खुद ब खुद अंदर आएगी, खुद ब खुद बाहर। आपने एक वीडियो पिछले वीडियोस में देखा होगा, एक फॉर्म बिल्कुल उसको लेबर इंटेंसिव है ही नहीं, और लेबर भी मौज से काम करता है, उसको भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। बस आपको यही मॉनिटर करना है जो फीडिंग है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। फीडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम आगे वाले वीडियोस में और डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन डाल दीजिए, तो मैं उसके बारे में कुछ वीडियोस बनाऊंगा और आपको समझाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।